हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? आज की इस दूसरी समाजशास्त्र की क्लास में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। समाजशास्त्र की क्लासेस आप जानते हैं कि पहली एक क्लास मंडे को हुई थी और आज दूसरी चैप्टर की यानी कि सेकेंड चैप्टर की क्लास है, यानी समाजशास्त्र की ये सेकेंड क्लास है। लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि सर सोशियोलॉजी की क्लास शुरू करिए, तो हम लोगों ने सोशियोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी है। अब आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है ये दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक बार सब लोग शेयर कर लो और मुझे बता दो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चलो एक बार सब लोग जुड़ जाओ बच्चों, मुझे फटाफट बता दो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्यारे बच्चों। चलिए, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो बिना कोई देर के जुड़ जाइए। गुड इवनिंग प्रज्ञा, हेलो अंशिका, हेलो ममता, हेलो, गुड इवनिंग। सब चैप्टर का बहुत दिन से इंतजार था। बिल्कुल आफरीन, बिल्कुल बिल्कुल। आइए तो हम लोग वन शॉट में फटाफट इस चैप्टर को करेंगे। बेसिकली हम लोगों को क्या करना है इस चैप्टर में, बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में किस चीज के बारे में डिस्कस करना है, तो हम लोगों को डिस्कस करना है जनसंख्या के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, जनसंख्या के बारे में। और जब जनसंख्या के बारे में, लोगों के बारे में एक अध्ययन होता है, तो वहां पर एक शब्द आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, देखो हुआ क्या, एक बात ध्यान रखना कि 18वीं शताब्दी के आसपास, 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास जब राज्य या देश ठीक से स्टैब्लिश होना शुरू हुए, तो उस समय बहुत सारे कार्यों में एक कार्य हुआ कि जनसंख्या का अध्ययन करना प्रारंभ करा गया। भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, नीतियां, कराधान, ये टैक्सेस, ये सब चीजों पर डिस्कशन थोड़ा बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले पूरी दुनिया भर में अगर कोई चीज स्टैब्लिश हुई और उस पर बातचीत होनी शुरू हुई, तो वो जनसंख्या के विवरण, जनसंख्या के अध्ययन पर बात शुरू हुई, जनसंख्या के स्टडी पर बात शुरू हुई। अच्छा, जब जनसंख्या की स्टडी की बात आती है तो क्या क्या चीजें आती हैं? जनसंख्या की स्टडी पर जब बात आती है तो बात आती है कि जनसंख्या कितनी है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितना मृत्यु दर है, कितना वहां पर बाल दर, जन्म दर है, मातृत्व मृत्यु दर कितना है, जनसंख्या की संरचना कैसी है, यानी बूढ़े लोग ज्यादा हैं कि जवान लोग ज्यादा हैं, जन्म दर अधिक है कि मृत्यु दर अधिक है, जीवन की प्रत्याशा क्या है, कितने दिनों तक लोग जी सकते हैं, इसके अलावा व्यवसायिक संरचना क्या है, लोग किस तरह के काम में लगे हुए हैं, किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा हैं, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस वहां पर होती हैं। और उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज इस चैप्टर और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। गुड इवनिंग सुमित शुक्ला जी, एसके राजा, अंशिका जी, राखी निगम जी, विवेक यादव जी, सबको गुड इवनिंग। और शेयर कर लो सेशंस को, ताकि सब लोगों को पता भी लग पाए। जिसने लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, कर लेना। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है। जनसांख्यिकी का मतलब होता है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन, या आप कह सकते हो इसको वैज्ञानिक अध्ययन भी कह सकते हो। जब आप जनसंख्या का वैज्ञानिक या सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं। आ गई बात समझ में? और प्यारे बच्चों, ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, डेमोज एंड ग्राफी। ग्राफी, डेमोस का मतलब होता है लोग, और ग्राफी माने उनका विवरण या अध्ययन। तो जब लोगों का अध्ययन या विवरण किया जाता है, जब लोगों का अध्ययन या विवरण किया जाता है, उनकी पूरी डिटेल जानकारी निकाली जाती है, तो प्यारे बच्चों उसको डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहते हैं। यानी जो ये जनसांख्यिकीय संरचना है भारत हमारे समाज की, उसके विषय में हमें देखना है कि जो लोग हैं उनका विवरण क्या है, वो लोगों का कैरेक्टर, लोगों की क्वालिटी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी नहीं देखना है। जो लोग हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, जी कैसे रहे हैं, कितने वर्ष तक जी पा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, इन सारी चीजों का जब अध्ययन आप करते हैं तो उसको जनसांख्यिकीय विवरण कहा जाता है, उसको डेमोग्राफी कहा जाता है, उसको जनसांख्यिकी अध्ययन कहा जाता है। तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। बात समझ में आई? यहां तक सबके बात क्लियर में आ रही है, समझ में आ रही है? देखो भाई, आप लोगों का रिस्पांस बहुत जरूरी है। बहुत कहने पर मैंने ये क्लास शुरू की है, इसलिए बहुत अटेम्प्टिव होकर और बहुत शेयर करके इस क्लासेस को देखिएगा। तो कहीं भी जनसंख्या का जब हम सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो इसे हम लोग जनसांख्यिकी कहते हैं, इसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। अब सवाल यह है कि जनसांख्यिकी का महत्व क्या है। देखो, अब इसके लिए बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं।
लेकिन प्यारे बच्चों, हेलो आभासी ब्लॉग, जनसांख्यिकी का बहुत महत्व है अपने आप में। जब तक देखो, आप एक बात समझो ना सर, एक समाज या देश के लोगों की संख्या को जनसंख्या, हाँ जनसंख्या तो सिंपल संख्या हो गई, लेकिन प्यारे बच्चों जब उस जनसंख्या का आप अच्छे से विवरण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो जनसांख्यिकी कहलाती है। यहां जनसंख्या नहीं पूछा गया है, जनसांख्यिकी पूछी गई है। यहां पर जनसांख्यिकी का मतलब पूछा गया है। तो जनसांख्यिकी का मतलब होता है किसी भी जनसंख्या का डिटेल में क्रमबद्ध व्यवहार, एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन करना। गुड इवनिंग संजीदा बेटा, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, जनसांख्यिकी का महत्व क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट महत्व क्या होता है? सामाजिक समस्याओं का पता लगाना। देखो, समाज में क्या समस्याएं चल रही हैं, लोगों को क्या परेशानियां चल रही है। संजीदा गुड इवनिंग। आप तब तक नहीं पता कर पाओगे जब तक आप जनसांख्यिकीय विवरण नहीं करोगे, जब तक आप जनसांख्यिकी को पता नहीं करोगे, जब तक आप जनसंख्या का ठीक से अध्ययन नहीं करोगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नीति निर्धारण। नीति निर्धारण, देखो आप एक बात बताओ, कितने लोग आपके देश में रह रहे हैं, किस आयु वर्ग के हैं, कितना जीवन जी पा रहे हैं, ये आप जब तक नहीं पता करोगे आप नीतियां कैसे बनाओगे? भाई अंग्रेजों के जमाने में भारत में इतनी समस्याएं थी, अंग्रेज कभी जनसंख्या का विवरण लेते ही नहीं थे 1882 से पहले, और बाद में फिर इन्होंने धीरे धीरे लेना शुरू किया। बाद में खैर गरीबी वगैरह क्या करे तो कभी निकाला ही नहीं। तो अगर आपको प्यारे बच्चों इस देश में कोई भी नीति निर्धारण करना है, तो नीति निर्धारण से पहले प्यारे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि सामाजिक समस्याएं क्या है, और तभी आप नीति निकाल सकते हो। और नीति जब आप बनाओगे प्यारे बच्चों, तो आपको जनसंख्या की डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जनसंख्या की डिटेल जानकारी नहीं है, मान लीजिए लेट सपोज आपको किसी गांव में अनाज भेजना है, अब उस गांव में कितने लोग हैं ये हमें जब पता ही नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या समस्या है और क्या नीति होनी चाहिए? तो नीति निर्धारण में भी जनसांख्यिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। इसके अलावा नीति को लागू करना, नीति को लागू करना। अब देखो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई नीति बना ली, उसको आप लागू तब तक नहीं कर सकते जब तक जनसांख्यिकी का आपके पास पूरा विवरण न हो, जब तक जनसांख्यिकी का आपके पास पूरा नॉलेज न हो। अगर जनसांख्यिकी का पूरा नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो आप ना कोई प्रबंधन कर पाएंगे, ना आप किसी भी तरीके से उस नीति को लागू कर पाएंगे, कोई मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आर्थिक विकास करने के लिए, जन कल्याण की नीतियां बनाने के लिए, है ना, जो भी जन कल्याण की नीतियां बनानी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है आर्थिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। अगर आपको करना है आर्थिक एवं सामाजिक विकास अगर आपको करना है, तो ऐसे में आपको जनसांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे इससे। तो जनसांख्यिकी का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट काम माना जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों जरा सा एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, यानी जनसंख्या से संबंधित जो सिद्धांत कुछ बताए गए हैं, उन सिद्धांतों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है माल्थस का सिद्धांत। प्यारे बच्चों माल्थस का सिद्धांत है ना, यानी जनसंख्या पर माल्थस का क्या सिद्धांत है, जरा इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों माल्थस का जो सिद्धांत है जनसंख्या का, उस माल्थस जो कि 1766 से 1834 तक इनका जीवन काल रहा था, और प्यारे बच्चों इन्होंने एक ऐसे लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो 1798 में प्रकाशित हुआ था। 1798 में प्यारे बच्चों माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाँ प्यारे बच्चों विवेक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में यूपी बोर्ड में तो खास करके जरूर पूछा जाता है। तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में माल्थस ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत भी माना जाता है। इस सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत, और खास करके जो कम्युनिस्ट या वामपंथी लोग थे उन्होंने तो विशेष करके इसको निराशावादी सिद्धांत माना। माल्थस ने क्या कहा? माल्थस ने यह कहा कि हमारी जो जनसंख्या है, जो दुनिया के लोग हैं, उनको गरीबी का तो बोझ उठाना ही पड़ेगा, उनको अभावों का बोझ उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य पदार्थ और संसाधन उतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती।
या आप ये कह सकते हो कि खाद्य पदार्थ और जनसंख्या जो खाद्य पदार्थ और संसाधन जो हैं वो जिस दर से बढ़ते हैं उससे तेजी से दर में संसाधन बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हां प्यारे बच्चों, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि दर खाद्य पदार्थों एवं संसाधनों के वृद्धि से अधिक है। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत तेज है और खाद्य पदार्थ और जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है वो धीमी गति से बढ़ रहे हैं, है ना। इन्होंने कहा जो जनसंख्या है, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या है, ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या है ये ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है, यानी कई गुना में बढ़ रही है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ऐसे कई गुना में बढ़ रही है। लेकिन जो खाद्य पदार्थ हैं प्यारे बच्चों, जो खाद्य पदार्थ हैं ये अंक गणितीय विधि से बढ़ रहे हैं, ये अंक गणितीय या गणितीय विधि से बढ़ रहे हैं, यानी ये केवल 2 4 6 8 10 ऐसे 2-2 करके बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कि जो जनसंख्या का वृद्धि दर है वो बहुत तेज है और जो खाद्य पदार्थ और संसाधनों में होने वाली वृद्धि है वो बहुत धीमे है। इसलिए लोगों को गरीबी में जीवन यापन करना पड़ेगा, इसलिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, गरीबी जो है वो अनिवार्य है। इन्होंने कहा कि गरीबी बिल्कुल अनिवार्य है और किसी भी कीमत पर लोगों को इससे बाहर निकाला नहीं जा सकता। ध्यान से समझिएगा, ये माल्थस का पूरा सिद्धांत रहा है। ये एग्जाम में ऐसे ही छपेगा, देख लेना, याद करना उस दिन। और तुम लोग जो संख्या कम कर रहे हो ना, उस दिन 40 थे, आज 22 पे आ गए हो, बंद कर दूंगा क्लास। हाँ, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, इनके इस सिद्धांत को की बड़ी आलोचना हुई। उनके इस सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत कहा, इसलिए निराशावादी सिद्धांत कहा गया था प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे वामपंथी गुटों ने और अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि आर्थिक विकास के माध्यम से हम गरीबी या भूखमरी को मार सकते हैं। उन्होंने कहा गरीबी का, खास करके जो वामपंथी विचार के लोग थे, उन्होंने कहा कि गरीबी या भूखमरी का कारण जनसंख्या नहीं है बल्कि संसाधनों का असमान वितरण है। उन्होंने क्या कहा कि गरीबी का जो कारण है या भूखमरी का जो कारण है वो जनसंख्या नहीं है, वो क्या है, वो संसाधनों का असमान वितरण है। तो अगर संसाधनों का समान वितरण का किया जाए, अन्य लोगों ने माल्थस को कहा कि देखो भाई माल्थस, ये तुम जो कह रहे हो गलत है। हालांकि बहुत दिनों तक इसको बड़ी प्रमुखता दी गई, लेकिन बाद में इनको चुनौती दी गई और उसको आलोचना की गई। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आप गरीबी को का कारण जनसंख्या समझ रहे हो तो ये गलत है। गरीबी का या भूखमरी का मुख्य कारण है संसाधनों का असमान वितरण। अगर संसाधनों को समान रूप से वितरण किया जाए तो निश्चित तौर पर भूखमरी या गरीबी को कंट्रोल किया जा सकता है। यह माल्थस के सिद्धांत द्वारा कहा गया, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो माल्थस के सिद्धांत को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पहुंच चुके हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण। हां, नहीं अंशिका बेटा, माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो है वो कारण है गरीबी का, लेकिन जब इसका चुनौती दिया गया, इसकी आलोचना की गई, तो कहा गया नहीं, गरीबी के कारण जनसंख्या नहीं है, भूखमरी का कारण जनसंख्या नहीं है, बल्कि संसाधनों का असमान वितरण है। जो रिसोर्सेज हैं उसका जो असमान वितरण है, यह गरीबी का मुख्य कारण मानी गई। अब प्यारे बच्चों हम लोग आएंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। और इसके बारे में क्या कहा गया है, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों से जुड़ा हुआ है। क्या कहा गया इसका, कि जैसे जैसे आर्थिक विकास कम या ज्यादा होता है, जनसंख्या वृद्धि भी उसी हिसाब से दिखाई जाती है। अब देखो जरा, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसके 3 चरणों की बात की गई। इसमें कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला चरण जो बताया गया, जनसंख्या वृद्धि का जो पहला चरण बताया गया, इसमें कहा गया कि इसमें माफ करिए, इसमें निम्न जनसंख्या रहेगी, निम्न जनसंख्या रहेगी। अब कैसे, देखो जैसे इस फिगर में देखो, इसमें मृत्यु दर, ये 2 रेखाएं हैं, मृत्यु दर और जन्म दर की। यहां मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बिल्कुल बराबर दिख रही हैं। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो
इस स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या कम होगी। क्यों, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या होता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है। कारण क्या होता है, अविकसित प्रौद्योगिकी, पिछड़ापन इत्यादि। यानी जब क्या होगा, बहुत पिछड़ापन होगा, बहुत टेक्नोलॉजी की कमी होगी, जब आर्थिक विकास बहुत कम होगा, तब पहला चरण देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा, उच्च जन्म दर होगा, यानी बहुत तेजी से लोग जन्म तो लेंगे लेकिन उतनी ही तेजी से लोग मरेंगे। और इसी कारण जो ओवरऑल जनसंख्या है वो निम्न रहेगी, कम रहेगी। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, छोड़ो जाने दो। तो यहां पर क्या कहा गया कि भैया देखो, पहला चरण जो है वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का होगा, यानी तेजी से लोग जन्म भी लेंगे और तेजी से लोग मर भी जाएंगे, इसलिए ओवरऑल जनसंख्या बहुत कम रहेगी, निम्न जनसंख्या देखने को मिलेगी। यह जनसांख्यिकी संक्रमण का पहला देश था, पहला चरण था। इसमें बांग्लादेश जैसे पुराने पिछड़े देशों को इसमें शामिल किया गया। दूसरा चरण क्या था, जरा दूसरा चरण देखो। इसमें जो दूसरा चरण आया, इसको क्या कहा गया, जनसंख्या विस्फोट का जगह दिया गया। जनसंख्या विस्फोट, यानी यहां उच्च जनसंख्या देखने को मिलेगी, उच्च जनसंख्या। यानी इसमें क्या हुआ, यहां पर प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं, प्यारे बच्चों, अच्छा कृष्ण बेटा, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर शुरू होनी है। बेटा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूं। स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर बेहतर होनी शुरू हुई। अब लोग जन्म तो ले रहे थे, माने अभी भी जन्म दर पर कोई कंट्रोल नहीं था, लोगों को लग रहा था हाँ भगवान की कृपा है, जितने पैदा हो रहे हैं होने दो। लेकिन एक चीज हुआ कि थोड़ा हेल्थ इंप्रूवमेंट हो गया, थोड़ा अस्पताल और दवाइयां आ गई, तो लोगों का जो मरने का दर था वो थोड़ा कंट्रोल हो गया। तो अब यहां हरी दिक्कत हो गई, पैदा खूब हो रहे हैं और मर कम रहे, तो जनसंख्या विस्फोट, यहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। तो यहां पर क्या लिखा गया दूसरे चरण में, उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। यानी जन्म दर तो बहुत तेज था, मृत्यु दर प्यारे बच्चों बहुत कम था। सर आप रेगुलर क्लास लेते रहना, अच्छा बेटा सर ठीक है। उच्च जन्म दर था लेकिन निम्न मृत्यु दर था, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट हो गया। बहुत सिंपल, अब यहां पे देखो, जन्म दर बहुत ऊंचा है और मृत्यु दर बहुत नीचे है, तो बीच में जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि हो गई, बहुत तेजी से वृद्धि हो गई। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। और ये दूसरा चरण है, श्रीलंका, पेरू जैसी देश इसमें शामिल हैं, जिनका जन्म दर तो ऊपर हुआ लेकिन मृत्यु दर काफी नीचे रह गई, इस कारण जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। और इसमें जो तीसरा दर था, ध्यान रखना, इसमें जो तीसरा चरण आया, इसको भी देख लो यहीं पे, इसमें जो तीसरा चरण आया, ये इसमें फिर जनसंख्या कम हुई, जनसंख्या कम हुई। क्यों, क्यों, आधुनिक सोच एवं विकास। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब लोगों के अंदर एक चेतना आने लगी कि नहीं भाई, हमको बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, हमको जनसंख्या पर कंट्रोल रखना चाहिए प्यारे बच्चों। और यहां पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हुआ, निम्न जन्म दर, यानी मृत्यु दर तो पहले से कंट्रोल था, जन्म दर को कंट्रोल किया गया, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर लाया गया। निम्न मृत्यु दर, लोग मर कम रहे थे तो पैदा होना भी कम हो गया, लोगों ने क्या किया, बर्थ कंट्रोल किया, है ना। आर्टिफिशियल जो निरोध की चीजें हैं, जिससे क्या किया जा सके, जिससे जन्म को रोका जा सके, उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके क्या किया गया, जन्म दर को कंट्रोल किया गया। जहां पहले 10-10 बच्चे होते थे, लोगों ने 1 बच्चा 2 बच्चा करना शुरू किया। तो अब यहां पर प्यारे बच्चों जनसांख्यिकीय संक्रमण का जो प्यारे बच्चों सिद्धांत है, उसके 3 चरण है। पहला चरण कि जनसंख्या कम रहेगी क्योंकि जन्मेंगे भी मरेंगे भी, क्योंकि एक साल में कोई महामारी आ गई, गांव का गांव साफ हो गया, तो वहां जनसंख्या कंट्रोल होती थी। दूसरा चरण जनसंख्या विस्फोट, अब लोग जन्म तो ले रहे थे लेकिन जल्दी मर नहीं रहे थे, तो अब जनसंख्या बढ़ती गई। तीसरे चरण में अब जबरदस्ती तो किसी को मारोगे नहीं,
तो जन्म दर को ही कंट्रोल कर दिया। मरने का कंट्रोल तो हो ही गया है, लेकिन जन्म दर को भी कंट्रोल कर दिया। तो ऐसे में 3 चरण जो है जनसांख्यिकी संक्रमण के होते हैं। ये आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल जो पढ़ता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल में भी आएगा। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सिंपल में मैंने आपको समझा दिया है, आसानी से आप एग्जाम में कर सकते हैं। हाँ, बंदीकरण मतलब कई सारे तरीके हैं बर्थ कंट्रोल के, ठीक है। नसबंदी आप लोगों ने सुना होगा, निरोध का सुना होगा। तो इस तरह की चीजों से जो है सरकार ने प्रमोट किया। तो ये ध्यान रखें सर, हम दो हमारे दो, हाँ बिल्कुल हम दो हमारे दो का नारा बिल्कुल आगे उसकी चर्चा करेंगे भी हम। तो ये जनसांख्यिकी संक्रमण था। इसी चैप्टर में एक और चीज का इस्तेमाल किया गया है कि जो आपकी जनसंख्या है सर, एक पेज की बाद आप स्पेस दे दिया करो। अच्छा ठीक है बेटा इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है, इसका नोट्स दे दूंगा। हाँ परिवार, हाँ यस करे जा, मैं अभी उस पर आऊंगा, अपनी जो जनसंख्या नीति है उसकी चर्चा करूंगा। अब देखो इसी चैप्टर में बताया गया है कि जनसंख्या को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं और संकेतक होते हैं। संकेतक बोलते हैं इंडेक्स को, माने जो चीजें आपको संकेत करें कि क्या चीज कैसे चल रही है। इसमें खास करके 2 चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक जन्म दर जिसको कहते हैं बर्थ रेट, इसमें होता है प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों का जन्म, जीवित बच्चों के जन्म की संख्या, इसको निकाला जाता है अच्छा, ये एक विशेष क्षेत्र के लिए होती है। ये एक विशेष क्षेत्र और विशेष समय में होता है, ध्यान रखना। यानी एक विशेष क्षेत्र और विशेष समय में, एक साल के भीतर विशेष क्षेत्र एवं समय में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या। तो कुल बच्चों का जन्म अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 1000, क्योंकि प्रति हजार पर देखा जाता है, ठीक है। हाँ बेटा शुक्ला जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ बताओ। क्लास के बाद करते हैं। हाँ, तो ये क्या है, जन्म दर है। इसके अलावा मृत्यु दर में सेम यही चीज, कुल मृतकों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 1000। तो अब इससे क्या होता है, इससे आपको पता लगता है, हाँ प्रति हजार लोगों के पीछे मरने वाले सुने, बिल्कुल ठीक। तो इससे आपको पता लगता है कि क्या संकेतक समाज में कार्य कर रहे हैं, समाज की असल स्थिति क्या है। प्यारे बच्चों, समाज में कैसी स्थिति चल रही है। मान लो अगर जन्म दर बहुत ज्यादा है तो और मृत्यु दर बहुत कम है तो जनसंख्या बहुत तेज हो जाएगी। अगर जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज्यादा है तो जनसंख्या अगर जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। अगर जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज्यादा है तो जनसंख्या कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से चीजें चलती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जन्म दर ज्यादा होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर ज्यादा होगा तो घटेगी। अगर दोनों ज्यादा होंगे तो सामान्य रहेगी, एक कोई ज्यादा होगा तो उसका प्रभाव दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये संकेतक के रूप में काम करती हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब देखो, भारत की जनसंख्या का थोड़ा सा अध्ययन मैं शॉर्ट में करा देता हूं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग, हाँ मोर्टालिटी रेट अभी चर्चा कर लेंगे, उसकी मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के भी चर्चा कर लेंगे। प्रति 1 लाख बच्चों पर कितने बच्चे की डेथ हो रही है, प्रति 1 लाख जो डिलीवरी हो उस पर कितने महिलाओं की मृत्यु हो रही है, इस तरह के संकेतक भी है, इसको भी हम देख लेंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, अब जैसे भारत की जनसंख्या का अगर हम विवरण देखें 1901 से, ध्यान रखना 1901 से लेकर और 2011 तक के आंकड़े हैं।
अब अगर तुम देखो, जो तुमको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, ध्यान रखिएगा, 2011 में जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, ध्यान रखना 121 करोड़। और जो वार्षिक हर वर्ष जो वृद्धि हुई है वो 1.63% की हुई है। और 10 साल में, आप जानते हो कि जनसंख्या हर 10 साल में निकाली जाती है। भारत में 1882 के बाद हर 10 साल पे जनसंख्या निकाली जाती है। सबसे पहले 1872 में आई, लेकिन ये उसके बाद फिर 10 साल के बाद लगातार निकाली गई। 1881, माफ करिए, 1881 के बाद लगातार हर 10 साल पे जनसंख्या निकाली जाती है। अब यहां पर जो इसमें जो 10 साल में वृद्धि दिखाई गई वो 17.7% थी। यानी इसके पहले जब जनसंख्या आई थी तो उसके बाद 10 साल 2011 में देखोगे तो 17% की जनसंख्या बढ़ी थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ष की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी थी। तो प्यारे बच्चों, ये जो 1971 वाली जो जनगणना जो है 61 वाली जो जनगणना है, इसमें दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा 24.8% थी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जरा ध्यान से देखिए। 1961 की जनगणना, अरे नहीं, माफ करना, सॉरी, गलती हो गई बेटा, मैं कह रहा हूं कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ, यहां पर ध्यान रखना, 1971 की जो जनगणना थी उसमें दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा देखी गई थी, या वार्षिक वृद्धि सबसे ज्यादा देखी गई थी। ध्यान से जरा देख लीजिए। 1900, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ष की जनगणना में दशकीय और वार्षिक वृद्धि सबसे तेज थी, तो 1971 की जनगणना में जो दशकीय वृद्धि थी वो सबसे ज्यादा 24.8% थी। क्लियर है? 24.8% की वृद्धि सबसे ज्यादा इसी में देखी गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर तुम ध्यान से देखोगे, आयु संरचना की जरा बात कर लेते हैं। तो 2 चीज हमने देख ली कि 2011 की जनगणना 121 करोड़ जनसंख्या थी, 17.7% की वृद्धि हुई थी। और सबसे ज्यादा वृद्धि 1971 की जनसंख्या में 24% की हुई थी। हाँ बेटा, अब भारत सबसे ज्यादा बन गया। लेकिन आप देखो, अभी हमारे पास जो है जनगणना के जो हालिया आंकड़े हैं वो 2011 के हैं, तो हम उसको अभी डिटेल मान के चलेंगे। अब यहां देखो, 1961 में प्यारे बच्चों हमारे पास सबसे अधिक वर्ग के लोग 15 से 59 53% लोग थे। लेकिन प्यारे बच्चों 2026 में जो सबसे ज्यादा 15 से 59 वर्ष के लोग होंगे वो 64 वर्ष के होंगे, और अभी 63% है। 63 वर्ष के नहीं, 53% लोग 15 से 59 वर्ष के 1961 में थे, और 2011 की जनगणना में 63% लोग 15 से 59 है। अब जरा ध्यान देना, क्यों इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि 15 से 59 वर्ष के लोग कार्यशील होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन होती है, कार्यशील। अब इसका मतलब क्या है, जहां पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी, देखो ये बच्चों वाली जनसंख्या जो ये 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक, इसको आश्रित जनसंख्या कहते हैं, जो आश्रित जनसंख्या है। तो जहां पर आश्रित जनसंख्या ज्यादा होती है उस देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि लोग वहां पर डिपेंडेंट ज्यादा है। लेकिन हमारे देश में क्या है प्यारे बच्चों, हमारे देश में जो 63% लोग हैं वो कार्यशील हैं। इसका मतलब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत तेज है और हमारे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रही है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, अच्छा, हम दुनिया के एक तरह से सबसे जो है वो युवा देश के तौर पर भी चल रहे हैं। हमारी औसत आयु 27-28 वर्ष है, ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसे में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने इस जनसंख्या को क्या बनाएं, बहुत बेहतर बनाएं। उनको ट्रेनिंग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से जनसंख्या को और ज्यादा बेहतर बनाएं। देखो हमारी जो जनसंख्या होती है, एक बात का ध्यान रखना, जो जनसंख्या होती है वो एक संसाधन होती है। जो जनसंख्या होती है वो एक संसाधन होती है। अगर इसको हम शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, ये सारी चीजें दें तो ये एक पूंजी के रूप में बन सकती है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, अब देखो हमारी जनसंख्या जो है, हाँ एजुकेशन, बिल्कुल हमारी जनसंख्या कार्यशील ज्यादा है, हमारी जनसंख्या युवा ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएं तो ये जनसंख्या एक पूंजी बन सकती है, फायदेमंद बन सकती है। इसीलिए ये आयु संरचना की बात यहां की गई है कि लगातार 1961 से 2026 तक जो हमारी आयु संरचना है वो बहुत जवान होती जा रही है।
कार्यशील जनसंख्या बढ़ती जा रही है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, बस अगर हम इनको अच्छा ट्रेनिंग दें, अच्छी सुविधा दें, अच्छा सहूलियत प्रोवाइड करें तो ये बहुत बेहतर आगे के समय में कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज और आपको देखनी है जिसको कहा जाता है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड, ये जो जनसंख्या पिरामिड है ये आपको क्या दिखाती है? जनसंख्या, ये पिरामिड देखिए सर, बेटा औसत आयु का मतलब टोटल जनसंख्या को, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, औसत आयु मतलब कि एक्चुअली कितनी जनसंख्या आपकी जो जनसंख्या टोटल देखी जाए, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, तो अगर एवरेज निकाला जाए तो कितना आयु वर्ग का लोग निकल रहे हैं, है ना? अगर एवरेज निकाला जाए, एवरेज आयु निकाली जाए तो कितने आयु वर्ग के लोग निकल रहे हैं, औसत जनसंख्या इसको कहते हैं, है ना? जैसे मान लो 50 के भी हैं, 40 के भी हैं, 70 के भी हैं, तो इसलिए और आपकी एवरेज निकाली, सबके आयु को अगर जोड़ भी दिया जाए और कितनी जनसंख्या उसे भाग दे दी जाए तो आपकी औसत आयु निकल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो जनसंख्या पिरामिड का मतलब क्या है? जनसंख्या पिरामिड का मतलब है जो आपको ये दर्शाती है कि कितने आयु वर्ग के कितने कितने लोग आपके यहां हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, ये 1961 का जनसंख्या पिरामिड है। इसमें आप देखो ये महिलाएं, स्त्रियां इधर हैं, पुरुष इधर हैं। इसमें बहुत ज्यादा जन्म दर दिखाई दे रहा है आपको। देखो यहां पे जो जन्म दर है, लोगों के पैदा होने का दर है, वो बहुत चौड़ा चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ रही है लोगों की जनसंख्या कम हो रही है। इसका मतलब क्या था? लोग पैदा तो हो रहे थे पर जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, ऊपर जाकर जो है बहुत लंबे समय तक लोग नहीं जी पा रहे थे। एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों, जीवन प्रत्याशा। बेटा मैं क्वेश्चन अलग से डिस्कस करूंगा। बेटा यूनिसेफ जो है ना, वो प्यारे बच्चों हाँ बिल्कुल 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 प्यारे बच्चों, वो यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए काम करती है, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के रूप में काम करती है यूनिसेफ, ठीक है, बच्चों के विकास के लिए काम करती है। सर अब जमादार वाईडी करना हो, हाँ ध्यान से सुनो। तो अब यहां तुम देखो कि 0 से 4 साल के लिए बहुत बड़े बच्चे हैं, और यहां 35-40, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है पुरुष और स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है। इसका मतलब ये प्रतिशत उनका घटता जा रहा है। इसका मतलब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, लंबे समय तक जीवन जीने की स्थिति नहीं थी। 1981 आते आते जन्म दर थोड़ा घटा है और ज्यादा आयु, कम आयु के वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऊपर जाके अब थोड़ी संख्या और बढ़ी है, थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। इसके अलावा अगर आप 2001 में आओगे तो जन्म दर पे भी थोड़ा कंट्रोल किया गया है और मृत्यु दर भी कंट्रोल की गई है। तो अब अधिक उम्र वाले लोग भी थोड़े बढ़े हैं, अब 70 से 74 वाले भी 4% तक बढ़े हैं। और 2026 में देखोगे तो जन्म दर को बहुत कम किया गया है। जवान जनसंख्या 30 से 35 साल की जनसंख्या बहुत बड़ी है और 80 साल के लोग भी अब इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, यानी अब थोड़ी जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, लोग ज्यादा समय तक जीवन जीने वाले बने हैं। तो अगर जन्म दर नीचे का एरिया बहुत बड़ा है और ऊपर एरिया सकरा होता जा रहा है, इसका मतलब लोग लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर नीचे का एरिया भी थोड़ा छोटा हुआ है, ऊपर का एरिया भी थोड़ा बड़ा है, तो जन्म दर पे भी कंट्रोल किया गया है और लोग लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों। और जो हमारी जवान जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, उसका प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ी है। तो जब आपका कार्यशील जनसंख्या, काम करने वाली जनसंख्या, उसकी प्रतिशत ज्यादा रहेगी अर्थव्यवस्था में, इसका मतलब वो लगातार क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है। ठीक है, क्लास रुकी है क्या बच्चे? क्लास रुकी है क्या? ठीक है, हाँ, पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो लगातार कम हुआ है। जैसे प्यारे बच्चों 1901 में 1000 पुरुषों पे 972 महिलाएं थी। ध्यान से सुनिएगा, 1000 पुरुषों पे 972 महिलाएं। 2011 की जनगणना में केवल 943 महिलाएं हो गई हैं। बच्चों में 0 से 6 साल के बच्चों में 1000 लड़कियों पे 1000 लड़कों पे केवल 919 बच्चियां हैं। इसका मतलब जो अभी शुरू में बच्चियां पैदा हो रही हैं उनकी संख्या कम है। इसका कारण क्या है? भारत में भ्रूण हत्या एक तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है ना। भ्रूण हत्या के कारण जो है गर्भ में बच्चियों को मार दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे बचना चाहिए, या जो कुरीतियां हैं इसको दूर करना चाहिए। तगड़े कानून और कठोर कानूनों को बनाना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें कोई ना कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या भारत में स्त्री पुरुष महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो ये घट रहा है।
अभी 1000 में कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं 1000 में हैं, जिसमें सबसे अच्छी संख्या केरल में है और सबसे खराब हालत हरियाणा की थी, आपने देखा था। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आगे हम चलें तो देखो यहां पर आपको बताया गया कि कौन से राज्यों की स्थिति बढ़िया है और किसकी खराब है। जो पिंक वाले हैं, जहां 951 से अधिक, यानी 1000 में 950 से अधिक लड़कियां हैं, उसमें देखो केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ज्यादातर। ठीक है, 928 से 950 वाले में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और ये सारे राज्य हैं। और इसके बाद 900 से 925 सबसे कम हालत, सबसे बुरी हालत कहां है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, भूटान, सॉरी बांग्लादेश, इस तरह की परिस्थितियों में। खैर तो अलग प्रदेश हो गए, लेकिन पंजाब और हरियाणा में स्थितियां ज्यादा खराब दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो स्त्री पुरुष का अनुपात है, ठीक है, ये बहुत खराब है, इसको ठीक करने की। उत्तर प्रदेश भी प्यारे बच्चों 901 से 925 के बीच में है ना। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लगभग एक जैसी स्थिति है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है जिससे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा सा हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहिएगा आप लोग। ये थोड़ा डेटा वाला चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, आगे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी होंगे, लेकिन ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है। और इस पर मैंने बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्ट डेटा पर आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि मेन डेटा आपको ध्यान रहेगा तो इर्द गिर्द की चीजें आप लिख सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसको सुधारने के क्या उपाय हैं, तो भाई इसको सुधारने के उपाय ये हैं कि जागरूकता फैलाई जाए। भारत में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा इंपॉर्टेंट पॉलिसी चलाया है, नारा दिया है। अगर कोई भ्रूण हत्या करता है या इस तरह की साजिश करता है, उसके खिलाफ कठोर कानून बनाए जाए, लोगों को जागरूक किया जाए लड़कियों के प्रति, बच्चियों के प्रति। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब साक्षरता देखो, 1951 में प्यारे बच्चों, 1951 में टोटल हमारी साक्षरता दर 18.3 थी, माफ करिए सॉरी 18.3 थी। और अच्छा ये अंतर था, और हम 2011 में ये 73% हो गई है। और पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर 18% से अब घट के 16.7% हो गया है। आज भी महिलाओं और पुरुषों के बीच में प्यारे बच्चों, आज भी महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो साक्षरता दर का अंतर है वो 16% है। यानी जो पुरुष हैं भारत में वो 80% पढ़े हुए हैं और जो महिलाएं हैं वो 64% पढ़ी हुई हैं। तो यहां दोनों चीजें अलार्मिंग है। एक तो भारत को 100% साक्षरता दर को हासिल करना है कि 100% साक्षरता दर भारत में हो, सभी लोग पढ़े लिखे हो। दूसरा, जो महिलाओं की संख्या साक्षरता में कम है, इसको बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती है, इसको भी 64% से बढ़ाना चाहिए। तो ये ध्यान, इसके लिए प्यारे बच्चों भारत सरकार और लगातार आप जानते हैं शिक्षा, अच्छा साक्षरता को बढ़ाने के लिए आप जानते हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है ना। इसके अलावा भारत ने क्या किया है प्यारे बच्चों, 2009 में राइट टू एजुकेशन RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी पारित किया है। तो इन सब चीजों की वजह से प्यारे बच्चों कोशिश की जा रही है कि जो साक्षरता है देश की उसको बढ़ाई जा सके। और बिना शिक्षा का तो कुछ होना नहीं है। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें भी जो कार्यशील जनसंख्या या युवा जनसंख्या है, तो उसको अगर बेहतर बनाना है, उसका अगर पूरा फल लेना है, उसका पूरा फायदा लेना है, तो शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी देश की कितनी उन्नति हुई है ये इस बात पर भी देखी जाता है कि नगरीकरण कितना है। क्योंकि नगरीकरण तभी होगा जब औद्योगिकीकरण होगा, जब उद्योग बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तो भारत में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जहां 1901 में केवल 10% जनसंख्या शहर में रहती थी, अभी 31% जनसंख्या शहर में रह रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, कि भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो 31 कितनी है, 2% है। टोटल 83 करोड़ गांव में है, 37 करोड़ शहरों में है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और शहर में रहने वाले लोग 31% है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि शहरों में रहने वाली जनसंख्या, ये आपके कॉम्पिटिशंस में भी काम आएगी, ध्यान रखिएगा। शहरों में जो रहने वाली जनसंख्या है वो केवल 31.2% है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत की जनसंख्या नीति की बात करें, भारत की जनसंख्या नीति, तो प्यारे बच्चों 1951 में हमने सबसे पहली बार इसको एक तरह से घोषित किया कि हम जनसंख्या को नियंत्रित रखेंगे। भारत में नारा चला, हम दो हमारे दो। ठीक है, हालांकि प्यारे बच्चों इमरजेंसी के दौरान या जो आपातकाल लगाया गया उस दौरान कुछ जातियां भी हुई, जबरदस्ती पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई।
है ना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को जनसंख्या कंट्रोल के लिए एक तरह से मजबूर किया गया। लेकिन ओवरऑल भारत ने यह कोशिश की है कि हम 2 बच्चों की पॉलिसीज को ज्यादा प्रमोट करें, जनसंख्या पर नियंत्रण की कोशिश करें और उसके लिए प्राकृतिक कृत्रिम व्यवस्थाएं और कृत्रिम दवाइयां या कृत्रिम जो गर्भ निरोधक चीजें हैं उसको लगातार सरकार ने प्रमोट किया है, प्रचार प्रसार किया है। आज दुनिया में भारत जो है सबसे बड़ी जनसंख्या है और यह हमारे विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इसलिए अगर विकास को बेहतर करना है, सारी नीतियों को ठीक से लागू करवाना है, तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष जो कोशिश वो इंदिरा गांधी के जमाने में की गई, लेकिन मैंने बताया ना कि जो आपातकाल लगाया गया वो भी उनके जमाने में था, तो उस समय थोड़ी जबरदस्ती और थोड़ी जातीय भी की गई, ऐसा भी हमने देखा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर को मैंने बहुत टारगेटेड वे में पढ़ाया है। चाहो तो 4 क्लासेस इसकी कर लो, लेकिन मैंने आंकड़ों और मेन पॉइंट जो बुक में है उनको प्रदर्शित करते हुए आपको चैप्टर की क्रक्स या चैप्टर का आइडिया देने की कोशिश की है। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, एनसीईआरटी बुक खोल के पढ़िएगा, उसके साथ इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट होगा तो भी बताइएगा। शुक्रवार को हम लोग इसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे 5 बजे। थोड़ा सा और क्लास को आप लोग शेयर करके आइएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जिसको भी डिटेल में अच्छे से सीयूईटी प्लस बोर्ड की बढ़िया तैयारी करनी है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, वो हमारा महापैक या कोई भी बैच ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आप मुझे यहां पर कॉल कर दीजिए, जिससे आप ऐप के थ्रू उसमें तैयारी कर सकते हैं। ऐप पर वो क्लास चलती है अड्डा 247 के। अभी मैं बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट में आपको ये बैच अवेलेबल करा सकता हूं, तो आप लोग वो मुझे जरूर बता दीजिएगा, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स आप बोर्ड और 12th के हिसाब से पढ़ सकते हैं, सीयूटी के हिसाब से पढ़ सकते हैं, तो उसमें चूकिएगा मत, ठीक है। 7 बजे हमारे सिविक्स की क्लास होगी, उसमें फिर मिलते हैं। 1 शॉट वहां भी कराऊंगा आज से 1 शॉट सीरीज शुरू हो रही है।